डॉक्टर साहब, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 9 मुसाफिरों को कत्ल किया गया। इस वाकये की शदीद अल्फाज से मजम्मत की जा रही है। देखिए जी, ये प्रॉक्सीज काम कर रही हैं और मेरा जी। ख्याल है कि इसमें कल भी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी आसिम मुनीर साहब ने और बाकी शुरका जितने हैं उन्होंने ये प्रॉक्सीज का जिक्र किया है और ये प्रॉक्सीज जो है ये काम कर रही हैं और जाहिर है कि जब मतलब जंग का तरीका है इसमें जो है ये कोई हमें किसी किस्म का उभाम नहीं होना चाहिए कि जंगों का एक ये तरीका है। अब एक जो है वो आर्टिलरी से होता है तरीका, एक बहरी फौज से होता है, एक जो है वो स्पेस में हो रहा है और एक नैरेटिव का भी है, डिप्लोमेटिक भी है। और इसी तरह से ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है कि मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को या मुख्तलिफ ग्रुप्स को फंडिंग करके और उसके बाद उनको लॉन्च किया जाता है और प्रॉपर असला उनके पास आ रहा है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है। मेरा ख्याल ये है कि ये एक मामलात एक मकालमे से बढ़ के अब एक ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं सही। और इसको ऑपरेशन को जाहिर है कि ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई तैयारों से ऑपरेशन किया जाए, मेरा नहीं ख्याल, बल्कि जो भी अफराद इसमें मुलविस हैं और यकीनन हमारे अदारों के पास उनकी मालूमात भी होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे। और इसमें जब से हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से बेहतर हुए हैं, अफगान हुकूमत से बेहतर हुए हैं और रशिया ने उन्हें मंजूर किया है, कबूल किया है, चाइना ने कबूल किया है, तो उसके बाद वहां पर यकीनन ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि नहीं चाहते कि अमन हो यहाँ पे। जी। इसी तरह ईरान जो है वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है बहुत से हवालों से, लेकिन उनके यहाँ भी ऐसे अनासिर मौजूद हैं, बल्कि उनके यहाँ तो मोसाद पेनिट्रेट कर चुकी है बहुत ज्यादा और ऐसे अनासिर हमारे यहाँ भी मौजूद है मुल्क में। तो मेरा ख्याल है एक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऑपरेशन इस अंदाज में है कि जी कहीं पर पूरा जो है वो अस्करी हवाले से ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्कुल टारगेटेड जो है वो एक ऑपरेशन की जरूरत है जिसमें वो अनासिर जो कि इसमें मुलविस हैं, जो सहूलतकार हैं, जिनको फंडिंग है, जिनके आइडेंटिफिकेशन है, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए। और किसी भी तरह से अब ये इसके मैं नहीं समझता कि कोई मकालमा या कोई बात हकूक और ये वो सारे छोड़ दें। ये गरीब गुरबा आते हैं, इनको मजदूर और उसके बाद उनको ये घेर लेते हैं रास्ते में और उसके बाद उनको मारते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। तो ये सिलसिला मेरा ख्याल है खत्म होना चाहिए। और अब इस पे जाहिर है कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमें अपने अस्करी डिफेंस के मामलात पे, डिप्लोमेटिक मामलात में, बाकी जगहों पे जहाँ पे बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं पाकिस्तान को, तो ये इंटरनल केओस और उसमें जाहिर है बहुत से नासिर ऐसे हैं जिनको पसंद भी तो नहीं आता ना कि ये आप अस्करी महाज पे या डिप्लोमेटिक महाज पे जो कामयाबियां हासिल करते हैं, बहुत से नासिर पर उसमें तकलीफ भी महसूस करते हैं। उनकी जो बका है वो केओस में होती है, वो केओस में ही रहते हैं। तो वो फिर इस वक्त ऐसे वक्त में एक्टिव होते हैं और उनकी कहीं ना कहीं से सरपरस्ती हो रही होती है, पैसा मिल रहा होता है, असला मिल रहा होता है और अंदर विद इन आपकी जो है उनको सपोर्ट भी होती है। तो ऐसे अनासर के खिलाफ मेरे ख्याल से फुल फ्लैश एक ऑपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल वैसी ऑपरेशन जैसे माजी में हुए हैं। लेकिन इस बार वो ऑपरेशन जो है मेरा ख्याल है कि वो एक इसी लिहाज से माजी से बिल्कुल बरक्स होगा, क्योंकि ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जो भी लोग हैं वो घेरे जाएंगे, वो मारे जाएंगे उसमें, जो भी अनासर हैं ये। और क्योंकि इनको कहीं से भी मैं नहीं समझता कि इस पूरे रीजन में हमारे पड़ोसी ममालिक जो भी हैं वहां से कहीं से इनको कोई किसी किस्म की सपोर्ट हासिल होगी। ये रोग एलिमेंट्स तो यकीनन उनके यहाँ मौजूद हैं, उनके यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन रियासती सतह पे मेरा ख्याल है कि वो भी सपोर्ट करेंगे इस ऑपरेशन को, तो तेजी से हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा, दो तीन मामलात जो हैं वो ऐसे हैं जो, क्योंकि डे टू डे मामला जो है तेजी से बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और मैं इस बात को कंटिन्यू हमेशा लेके चलता हूँ कि जी ये, क्योंकि एक गालिबन जो जो मेरा थीसिस है, जो बिल्कुल गालिब हो सकता है, बहुत बड़ी ग्लोबल लेवल पे ये 1945 का सिस्टम चूंकि गिर रहा है, इसलिए इसमें तेज हो रहे हैं वाकयात, बहुत तेज हो गए हैं, जंगें, मुज़ाकरात, मुलाकातें, नाकामियां, फैसलों की तब्दीलियां, कैसे मामलात हैं क्या। तो पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है जी। वो इतना अहम है कि मतलब सिर्फ उस पर ही गौर किया जाए तो वो जो है वो बहुत बड़े वाकयात हमें नजर आते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आसियान कॉन्फ्रेंस जो कोलालमपुर में खत्म हो गई अब तकरीबन, लेकिन यह है कि उसमें कुछ मुलाकातें बड़ी अहम हुई हैं। सही। एक मुलाकात तो उसका जिक्र मैंने कल भी किया था
और वो जो है वो सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की और लेवरॉफ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उनके दरमियान मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात का वो मुलाकात को बहुत पॉजिटिव नहीं गई थी। उसका जो एलामिया था जो रशिया की तरफ से आया था उसमें ये था कि यूक्रेन का जिक्र हुआ, वो कल हमने डिस्कस भी कर लिया था। लेकिन उसमें जो है वो कोई कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, बड़ा ब्रेक थ्रू, बल्कि ये हुआ था कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है और जो रशिया है उनकी तरफ से मजीद जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो उनकी पॉलिसी है, उन्होंने कहा हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है और हम उस पर रहेंगे, और हम किसी सूरत यहाँ पर जो है वो ये हमारा इलाका है, हमारा खिता है, और जो भी जहां तक है हम आगे जाएंगे। तो उनकी तरफ से वो जंग जारी रही, तो सीज फायर जो है वो नहीं हो पा रही। तो सीज फायर की टॉक्स हुई थी इस्तांबुल में, जो शराइत रखी गई वो शराइत की मंजूरी बहरहाल। तो वो मुलाकात जो है उसमें वो आप समझें कि वो यूजलेस मुलाकात थी, मतलब उसका कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सही। सकता। आज फिर दोबारा सेक्रेटरी स्टेट, यानी इन 24 घंटों में सेक्रेटरी स्टेट की और जो रशियन उनके काउंटर पार्ट हैं लेवरॉफ की दोबारा मुलाकात हुई, यानी दो मुलाकातें रशिया के वजीर खारजा और अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट की हुई हैं 24 घंटों के अंदर अंदर। सही। और मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, ना यूक्रेन के मामले पे और ना किसी और मामले पे, बल्कि जो उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि रशिया की तरफ से दो तीन बातें और की गई हैं यूक्रेन के अलावा, और बार बार की जा रही हैं। एक मिडिल ईस्ट का मामला, एक गजा के सीज फायर की बात, ये रशिया और चाइना ने जो पोजीशन ली हुई है वो फलस्तीनियों के हक में ली हुई है, ये ध्यान में रखें। सही। तो उनकी तरफ से मार्को रूबियो के साथ जो मामलात उठाए गए उसमें दो मामलात ये थे, यानी रशिया ने मामला उठाया मिडिल ईस्ट का भी, यूक्रेन का भी, ईरान का भी, और साथ उसके जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस हुआ, अलामिया तो नहीं आया सामने लेकिन जो इतलात है वो यही है कि उसमें जो शुमाली कोरिया है उसके बारे में भी डिस्कस हुआ, शुमाली कोरिया के बारे में, सही। कि आपकी जो पाबंदियां और मुख्तलिफ मामलात हैं और जिस तरह आप कर रहे हैं डील, ये मुनासिब नहीं है। तो ये रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी लेवरॉव से दो मुलाकातें, यानी लेवरॉव जो हैं उनकी मार्को रूबियो से दो मुलाकातें होना। अब रशिया और अमेरिका, ये ध्यान में रखें, सही। रशिया और अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा और वजीर खारजा के दरमियान दो मुलाकातें होना और दोनों नाकाम हो जाना, ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। सही। अच्छा, उसके बाद जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आसियान की मीटिंग के फौरन बाद वो कुआलालंपुर से रवाना हो गए हैं प्योंगयांग, यानी शुमाली कोरिया। सही। वो शुमाली कोरिया चले गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने वापस मॉस्को नहीं, वे शुमाली कोरिया गए हैं। और ये ध्यान में रखें कि जो नॉर्थ कोरिया है जी। वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है रशिया में, जो यूक्रेन के साथ जंग हो रही है उनके, तो वो दोबारा वहां पे गए हैं। और अभी वो मेरे ख्याल से वहां पर उनकी जो नॉर्थ कोरिया की आला क़यादत से रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हो रही है, अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट से दो नाकाम मुलाकातों के बाद, जो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल नाकाम हुई है। सही। फिर मार्को रूबियो की एक और मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात जो बहुत बहुत अहम है, और ये पहली मुलाकात उनकी हुई है, जी। और ये मुलाकात उनकी हुई है चाइना के वजीर खारजा से। अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट की मुलाकात चाइना के सही। वजीर खारजा वांग यी से हुई। सही। और ये जो मुलाकात है ये भी मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा इसमें ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि जो आसियान के सारे मुल्क हैं, अमेरिका ने इस वक्त जो है उनके ऊपर टैरिफ वॉर खोली हुई है, और उसमें आसियान के मुल्क हों या उनके अपने इत्तेहादी हों, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, और उसके असरात जो हैं वो, तो उसके नतीजे में मार्को रूबियो का जो पूरा आसियान का विजिट था उसमें जहां जा रहे थे तो वो ये टैरिफ की उनको कोई खास शायद वहां पे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत उनकी किसी से भी अच्छी कोई मुलाकात हुई है जिसमें ये टैरिफ्स के मामला, और बाकी तो 36 घंटे का दौरा उन्होंने स्टे किया है, सिर्फ 36 आवर्स मार्को रूबियो ने। और उसके बाद उन्होंने जापान या बाकी जगहों पे जाना था, वो तो पहले कैंसिल कर चुके थे वो साउथ कोरिया का विजिट, तो वो वापस चले गए मार्को रूबियो। और 36 आवर्स उन्होंने स्टे किया, लेकिन उसमें कोई कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि मामलात उसमें बिगड़ गए। मामला बिगड़े इस तरह से हैं, उसमें दो वजूहात की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि मामला बिगड़े हैं। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने नेटो के मुमालिक से कहा है कि आप पैसे दें
और आप पैसे देके हमसे असला खरीदें, और मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो सकता है साइन करूं या एक स्टेटमेंट दे दूं जल्द, और उस स्टेटमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद वो असला जो आप अमेरिका से खरीदेंगे, नेटो के मुल्क, वो आप चाहें तो आप यूक्रेन को दे दें, हमें कोई इतराज नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो है अब, लेकिन यूरोप जो है वो बहुत इसको देख रहा है गौर से मामलात को, कि भाई ये कभी प्रेसिडेंट ट्रम्प एक बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। तो बहरहाल जो जर्मन्स हैं और नॉर्वे की, उन्होंने दो दो पैट्रियट मिसाइल जो है वो लेने का फैसला किया है। उनके हम खरीद लेते हैं और हम यूक्रेन को देते हैं, ये डिफेंसिव। लेकिन इसी दौरान जो रशिया है वो, उसका जो अब टारगेट है वो ओडेसा पे है, और मैं ओडेसा के बारे में हमेशा कहता हूँ कि ये बिल्कुल वो साहिली साहिली पट्टी है जो ब्लैक सी के साथ है। और ओडेसा जो है वो अगर इस दौरान निकल जाती है, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल भी, मैंने आपसे कहा ना कि वो उनका ऑर्डर दिया जाएगा, या तो जर्मनी में मौजूद पैट्रियट मिसाइल शिफ्ट होंगे वहां पे, और अगर वो शिफ्ट नहीं होते तो रशिया की तरफ से अभी भी डाउन प्ले किया गया इस बात को। रशिया ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, और किसी की तरफ से कोई बयान इस पे नहीं आया प्रेसिडेंट ट्रम्प की इस सारी गुफ्तगू पे। बल्कि यह है कि पिछले 24-48 घंटों में जो जंग है यूक्रेन की, वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। अच्छा, अब शिद्दत इख्तियार करेगी तो क्या अमेरिका इसमें सकिन होगा या यूरोप इसमें सकिन हो? यूरोप तो सकिन हो चुका है। यूरोप के बहुत सारे मुल्क चाह रहे हैं कि हम इससे निकलें, ताकि हम अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दें, बाकी चीजों पे तवज्जो दें। लेकिन वो चूंकि नेटो के अंदर जो है वो उन्होंने जो है वो ये कह दिया है कि सारे मुल्क जो है ये 5-5% तक जीडीपी का उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो वो कुछ मुल्क कमिट कर गए हैं, कुछ कमिट नहीं कर सकते, उनकी इकोनॉमी इजाजत नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल ये है कि वो एक जंग जो है वो फिर दोबारा इसमें खराब हो गई। अब इसमें एक साहब जो है वो तकरीबन आप समझें कि वो बिल्कुल कॉर्नर थे इस पूरे जो भी मामला था, लेकिन वो फिर इन हो गए और एक साहब इसमें से आउट हो गए। जो साहब आउट हो गए हैं वो स्टीव विटकॉफ हैं, जो कि प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे थे और मुलाकातें हो रही थी, और वो उसके बाद, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, प्रेसिडेंट पुतिन शुरू से ही बहुत ज्यादा इसके ऊपर, आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब कहा कि मैं सऊदी अरेबिया से टर्की जा रहा हूं, मैं मिलना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं, मुझे मिलो, तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो बहुत, उन्होंने अपने आप को एक डिस्टेंस पर रखा। तो इसी तरह से स्टीव विटकॉफ जो है वो इसमें किसी किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं कर सके। और इसी दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उनकी तरफ से एक ऑडियो भी लीक हो गई थी कि वो किसी जगह अपनी फंड रेजिंग में कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन पे हमला हुआ तो मैं मॉस्को पे बॉम्बिंग कर दूंगा, और ये वो भी लीक। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन, उसमें बीजिंग का भी जिक्र था, मगर वो शायद वो सेंसर हो गया, बारह जो भी था, लेकिन इस सीरियस नहीं लिया किसी ने भी प्रेसिडेंट ट्रम्प की इन बातों को। और उसका नतीजा ये निकला कि स्टीव विटकॉफ जो है वो तकरीबन कॉर्नर है, और जो कीथ केलॉग हैं वो इन हो गए हैं वापस। कीथ केलॉग वो हैं जो कि चाहते थे कि यूक्रेन की मदद की जाए यूरोप के साथ खड़े होके, और मॉस्को के खिलाफ जो है वो जंग में जेलेंस्की की मदद की जाए। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के इस ऐलान के बाद, वो चूंकि रोम में थे, और रोम में वहां पर यूरोप के रहनुमा मुख्तलिफ जमा हुए हैं, उनका कहना ये है कि रशिया जो है ये थ्रेट है हमारे लिए। तो उसमें जो है वो कीथ केलॉग थे, और कीथ केलॉग जो हैं वो कीव आ रहे हैं, यानी यूक्रेन आ रहे हैं। अब यूक्रेन आ रहे हैं वो, लेकिन वो यूक्रेन आ रहे हैं पूरे एक हफ्ते, वो उनका स्टे होगा कीथ केलॉग का, एक हफ्ते वो यूक्रेन में रहेंगे। और बयान ये हो रहा है कि इस दौरे, ये जेलेंस्की ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई वो स्टीव विटकॉफ या पेंटागन या पैटी हेग्सेट या बाकी लोग तो मेरे हाथ नहीं आते, तो आप बराए करम मेरे साथ चलें और यहाँ के बैठे और इंश्योर करें कि जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो। तो कीथ के लोग जो है वो एक हफ्ता स्टे करेंगे कम से कम कीव में। मेरे ख्याल से वीकेंड के बाद मंडे को या किसी वक्त वो पहुंच जाएंगे कि यूक्रेन पहुंच जाएंगे, और वो उस दौरान अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं पैट्रियट मिसाइल देने की बात कर रहा हूं, तो मेरी मामला जो है ये रशिया के साथ बिगड़ जाएंगे, और उसमें ये नुकसान जो है वो सिर्फ यूक्रेन का होगा। दरमियान में यूक्रेन फंसा हुआ है, जेलेंस्की, अब उसको कब तक मदद जारी रहती है, किस वक्त डायरेक्ट बात हो जाती है पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो ये मामला जो है ये रुक गया अपनी जगह। अब से फंस जाते हैं, ये फंस गया। बाज दफा क्रिकेट में किस खेल में कहते हैं ना, खेल फंस गया है, ये तो ये फंस गया है, ये यूक्रेन की जगह फंस गई है कि इसमें जो है वो नॉर्वे खरीदेगा, पैसे वो मुल्क देंगे, अमेरिका पैसे नहीं देगा, ये ध्यान में रखें। अमेरिका कोई एड नहीं देने जा रहा यूक्रेन को। अमेरिका ने कहा है कि हम असला सेल करेंगे, यूरोप हमसे असला ले ले, और वो असला जो हमसे यूरोप ले
वो असला नेटो मुल्क ले लें, लेकिन नेटो के मुल्क हमसे असला लेके वो चाहें तो यूक्रेन को दे दें, हमसे खरीदें, हमें पैसे दें। सही। अच्छा, अब इसमें लेकिन साथ ही एक और मुल्क जो कनाडा है उसके ऊपर भारी टैरिफ आयद कर दिए उन्होंने नेटो के, तो एक एक वहां पर अजीब सी एक खिचड़ी पकी हुई है कि भाई इसमें फिर कनाडा किधर गया, तो कनाडा बहरहाल। तो ये एक मामला ऐसा है जो कि फंस गया है यूक्रेन का, और उसमें ना मतलब मुसलसल जो आगे की तरफ जो है प्रेसिडेंट पुतिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका मार्को रूबियो से दो मुलाकातें करने के बाद जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये ऐलान होना, और फिर उसके बाद उनका नॉर्थ कोरिया चले जाना, और फिर उनके चाइना के जो वजीर खारजा हैं वांग यी, उनसे मुलाकात हुई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हो जाए, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाइना की तरफ से इसमें कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आई कि प्रीमियर शी जिनपिंग जो है वो इंटरेस्टेड हैं ट्रंप से मिलने में।